नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। हो जाइए तैयार क्योंकि ये पूरी तरह से आपका शो है जहां आप अपने सवाल, अपनी क्वेरीज हमें लाइव भेजते हैं और हमारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देते हैं। सवाल करने का तरीका आपको फटाफट से बता देते हैं। योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, एसएमएस करके और व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। और साथ ही हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो वहाँ पर भी जाकर कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ, आपके पास आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक बाजार चेक ले लेते हैं। तो देखिए, अच्छी तेज़ी मार्केट में नज़र आई थी, लेकिन फिलहाल निफ्टी में गिरावट है। करीब 10 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार 26,320 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में भी 70 अंकों की गिरावट आप देख सकते हैं। साथ ही निफ्टी बैंक की बात करें तो ऊपरी स्तर पर गिरा। आज ज्यादा मूव्स बैंक निफ्टी में नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखिए 70 अंकों की तेजी के साथ 60,228 के लेवल पर बैंक निफ्टी यहां पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी के लूजर्स की बात, गेनर्स की बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं गेनर्स के साथ। तो देखिए, आज बीईएल में अच्छी तेजी नजर आ रही है, करीब 3.25% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा नेस्ले में आप देख सकते हैं 2.5% की तेजी है। आयशर मोटर्स 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। एक्सिस बैंक में भी 1.5% से ज्यादा की तेजी है और अल्ट्राटेक भी 1.5% की तेजी पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी लूजर्स पर एक बार नजर डालें तो देखिए, आज आईटी शेयरों पर थोड़ा सा दबाव है। जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं यूएस वेनेजुएला के बीच, उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर आईटी शेयरों पर नजर आ रहा है। इन्फोसिस में आज थोड़ी गिरावट है, करीब 2.25% की गिरावट आप इन्फोसिस में देख सकते हैं। एचसीएल टेक भी 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी बैंक में भी आज गिरावट है 1% से ज्यादा की, क्योंकि इनने अपना बिजनेस अपडेट जारी किया था। ओएनजीसी में भी आप 1.5% से ज्यादा की गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते आज ऑयल एंड गैस शेयर भी फोकस में है। वहीं आईटी सेक्टर से अगला स्टॉक विप्रो में भी करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ पर एक बार नजर डाल लेते हैं तो देखिए 1211 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं डिक्लाइन देखिए 1636 का रेशो, यहाँ डिक्लाइन का रेशो बड़ा है। 1636 शेयर्स इस वक्त रेड निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए, पूरा मार्केट चेक मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमारे मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला जी से भी पूछ लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप किस तरह से बाजार की चाल को देख रहे हैं और जिस तरह से ओवर द वीकेंड जो बढ़ते हुए कंसर्न्स यहाँ पर नजर आए हैं, उसका कितना इम्पैक्ट आज के बाजारों में आपको दिख रहा है? शुभ प्रभात तृप्ति जी। तो मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज जो फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम आना चाहिए था वो नहीं आया है, लेकिन मार्केट अभी अपने सभी की हर्डल्स के ऊपर ही सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के सत्र में ऐसा कोई बड़ा एक्शन इंडेक्स में तो देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमें कई सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें सेक्टोरियल वाइज तो निफ्टी डिफेंस में और निफ्टी इंश्योरेंस स्पेस में हमें एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पावर स्पेस में भी अच्छे खासे अपसाइड के मूव हमें देखने को मिले हैं। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो इंडाइसेस के लिए तो अभी साइडवेज हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे के सेशंस में हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिले थे। तो हो सकता है आज के सेशन में एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो हमें लगता है कि इंडेक्स जो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अभी भी बने हुए हैं मार्केट में। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर निफ्टी में जो सपोर्ट अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 26,200 का, और अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 26,500 का। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो जो अभी रेजिस्टेंस है वो 60,500 के आसपास है, और सपोर्ट की बात की जाए तो 59,800 के अभी भी सपोर्ट बैंक निफ्टी में इंटेक्ट है। सो इंडाइसिस को ना देखते हुए अगर स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम पे नजर डालेंगे तो वहां पर हमें अच्छे खासे एक्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इंडाइसिस को छोड़ आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो अच्छे लेवल्स यहाँ पर आपको आते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले लाइव कॉलर को जोड़ लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ वेंकट राव जुड़ चुके हैं। हाय वेंकट राव, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून मैडम, आई विश यू all happy new year to all the staff members of ET Now. I'm a great fan of Lakshmikant ji.
wish you happy new year, sir. Good morning. I am holding Poonawalla SIM card, जी 1600 number at the rate 569 rupees, and CG Power 3000 number at the rate 781 rupees. I am in loss. At what price I have to average it? Kindly guide, sir. बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, पूनावाला की एक बार फिर से आप अपनी क्वेरी रिपीट कर सकते हैं? सॉरी वेंकट राव जी, आप अपनी क्वेरी फिर से रिपीट करेंगे? पूनावाला के कितने शेयर्स है आपके पास? Poonawalla 1600 number. 1600। ओके, और किस प्राइस पे आपने पूनावाला खरीद के रखा है? Poonawalla 1600 number. ठीक है, आई थिंक 569 के प्राइस पे इन्होंने पूनावाला खरीद के रखा है। लेकिन सीजी पावर पर पहले बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। वेंकट राव हमारे साथ बने हुए हैं, इनके पास 2 शेयर्स है जिस पर ये राय चाहते हैं। सबसे पहले सीजी पावर देखिए, 3000 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 781 का इनका खरीद भाव है, क्योंकि ऊपरी स्तर का खरीद भाव है और शेयरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं, क्योंकि शेयर यहाँ पर इनकी खरीद भाव से नीचे आ गया। और आज के सेशन में भी देखिए 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं 640 रुपये के उस पे। और पूनावाला की यहाँ पर बात करें तो इनके पास 1600 की क्वांटिटी में शेयर है और 569 के लेवल पर आई थिंक इन्होंने खरीदारी की थी। फिलहाल 482 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, तो दोनों ही शेयर इनके खरीद भाव से नीचे आ गए हैं। इस वक्त इन्हें क्या सलाह होगी? सबसे पहले तो वेंकट राव जी को नए कैलेंडर वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रही बात इनके स्टॉक की सीजी पावर की, जी हाँ, यहाँ पर इनका जो खरीदी भाव है काफी ऊपर है और वहां से जो प्राइजेस है काफी नीचे की ओर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल सीजी पावर अपने की सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि 630 का एक सपोर्ट है और वहां पर अगर कंसोलिडेशन हमें आने वाले सत्र में दिखाई देगा तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 670 टू 685 ऑफ रेंज। बट उसके लिए हमें देखना होगा कि 630 के लेवल के आसपास अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनेगा तभी इसकी संभावना है। आरएसआई पर अगर मैं नजर डालता हूं तो यहाँ पर अभी भी आरएसआई में हमें नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो अभी फिलहाल इनको सीजी पावर के लिए 630 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आने वाले सेशन में 630 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो मुझे लगता है कि इनका नुकसान बढ़ सकता है, तो वहां पर इनको यही सलाह रहेगी कि अगर इस सीजी पावर से एग्जिट हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक है लाइक वोल्टास, हैवेल्स, तो मुझे यहाँ पर आने वाले सत्र में तेजी दिखाई दे रही है, तो अगर वो वहां पर स्विच कर लेंगे ट्रेड तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पर अगर हम पुणे वाला कॉप की बात करें तो पुणे वाला का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आज के सत्र में कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू देखने को मिला है, बट ऊपरी स्तर पे हल्की सी यहाँ पे मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल सेंटीमेंट अगर मैं वीकली चार्ट्स पे देख रहा हूँ वो थोड़े बुलिश नजर आ रहे हैं, तो पुणे वाला को ये होल्ड कर सकते हैं। मेजर जो ब्रेक थ्रू है वो 505 के ऊपर आएगा। एक बार 505 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो फिर ये स्टॉक अपने अपसाइड के मोमेंटम को रेज्यूम करता हुआ नजर आ सकता है। वहां से 545 570 के रेंज पुणे वाला में देखने को मिल सकते हैं, तो पुणे वाले के लिए मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 455 का। जब तक स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक पुणे वाला में बने रह सकते हैं। और सीजी पावर के लिए 630 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो वहां से फिर इन्हें एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, दोनों ही शेयरों पर आपको राय मिल गई है वेंकट राव जी। पूनावाला में आप 455 का एक स्ट्रिक्ट एसएल लगाइए, साथ ही सीजी पावर में भी 630 का लेवल एक अहम होगा। इसके नीचे जाता है तो आपको यहाँ पर दूसरे शेयरों में भी स्विच करने की सलाह है, जो कि लक्ष्मीकांत जी ने आपको बता दिए। वोल्टास जैसे शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को जोड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ योगेश जुड़ चुके हैं। हाय योगेश, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम, मैं योगेश बात करना सूरत से। मेरे पास JSW एनर्जी के 438 शेयर है जो मैंने 483 प्राइस से परचेज किए, तो क्या लॉन्ग टर्म के में जा सकता हूँ? JSW एनर्जी के आपके पास शेयर्स है 430? हाँ, 438 शेयर है, प्राइस मैंने परचेज किया 483।
483 के लेवल पर आपने खरीद के रखा है और फिलहाल 520 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको हो रहा होगा इसमें। 538 की क्वांटिटी है। लक्ष्मीकांत जी, योगेश सूरत से हमारे साथ लाइव बने हैं। इनके पास JSW एनर्जी के शेयर है और इन फिलहाल 520 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। इनकी जो खरीद भाव है वो 483 का है और करीब 438 की संख्या में इनके पास शेयर्स है। क्या करना चाहिए JSW एनर्जी में? आज भी करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। पिछले 6 महीने की बात करें तो ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी यहाँ पर नहीं हुआ है। करीब 2% तक के रिटर्न यहाँ पर आते हुए नजर आए। क्या इसमें बने रहना चाहिए अभी भी? देखिए, इन्होंने जहां से खरीदारी की है वो बहुत ही अच्छे लेवल्स थे। 488 के ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट JSW एनर्जी ने दिखाया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। सो अभी भी यहाँ पर ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न बन नहीं रहे हैं, बट इनको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा अराउंड दी लेवल्स ऑफ 535 540 के आसपास। वो एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि JSW एनर्जी वहां तक अगर पहुंचता है तो फिर वहां पर हमको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग है। ओवरऑल के जो बुलिश सेंटीमेंट है जो ब्रेकआउट के दौरान दिखाए हुए थे अभी भी बने हुए हैं। तो अभी ये होल्ड करके चल सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस को ये ट्रेल करें टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 500 के आसपास। और मुझे लगता है कि यहाँ से 535 540 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे तो अच्छा रहेगा। बट अभी जैसा इन्होंने बताया कि इनका एक लंबे टर्म का नजरिया है, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी होल्ड किया जा सकता है। बट 540 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। 540 के ऊपर अगर निकलेगा तो वहां से फिर हमें 570 580 के भी लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं JSW एनर्जी में। तो अभी फिलहाल इनको 500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। ठीक है, 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रहिए। 2 लेवल्स आपको बताए, 535 और अगर वो टूटता है तो आगे जाकर 575 तक के लेवल्स भी आपको JSW में आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल होल्ड की सलाह। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, हाय, गुड आफ्टरनून। आपका सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून मैम। मेरा है क्यूपिड पे सवाल है मेरा जी। मैंने अभी कुछ दिन पहले क्यूपिड को 520 की रेंज में बाई किया हुआ था 100 क्वांटिटी में, जो कि अभी 20% फ्राइडे को भी करेक्शन हुआ था, आज भी है और 10 से 15% का आज भी करेक्शन है। तो इसमें क्या करना चाहिए मेरे को? होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सचिन। लक्ष्मीकांत जी, क्यूपिड को लेकर सवाल है। लगातार खबरों में ये शेयर्स है और देखिए एक तो नेगेटिव खबर इस पर आई थी, लेकिन उसके बाद इसका जो बिजनेस अपडेट आया है, काफ़ी अच्छा बिजनेस अपडेट आया है कंपनी का। और फिलहाल लेकिन आज भी 10% की गिरावट, आखिरी सेशन में भी लोअर सर्किट लगा था, करीब 19% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर थी। और जो सचिन की खरीदारी है वो हाल फिलहाल की है। इन्होंने 520 के लेवल पर 100 शेयर यहाँ पर खरीदे थे, जिसके चलते इन्हें भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि लगातार ये करेक्ट होता हुआ जा रहा है। आपको क्या लगता है, बिजनेस अपडेट इतने मजबूत आए उसके बावजूद भी ये शेयर गिर रहा है, आगे किस तरह के चार्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं? सचिन को क्या सलाह होगी क्यूपिड पर? देखिए, अगर ये 2 दिनों का कैंडल हटा दिया जाए तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग था। एक वन साइडेड रैली इस स्टॉक में देखने को मिली थी और जिसके मद्देनजर वहां पर हमें अपसाइड के मूव भी देखने को मिले थे। बट अभी फिलहाल अगर हम 2 दिनों की बात करें तो वहां पर हमें एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और हालांकि जो इनका जो खरीदारी है वो काफी ऊपर से है, तो वहां तक अभी पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो ओवरऑल सेंटीमेंट है, हालांकि आज के सत्र में नीचे के लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली है, बट ये देखना होगा ये रिकवरी क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन होती है कि नहीं होती है। तो अभी फिलहाल इनको 330 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। अगर आज के सत्र में स्टॉक 410 के आसपास या 400 से लेकर 410 के रेंज के आसपास अगर क्लोज होता है तो मुझे लगता है कि इनके जहां से इन्होंने बाइंग करी है तो वहां पर तक इनके प्राइजेस पहुंचने तक की उम्मीद बढ़ सकती है। बट अगर 330 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो मुझे लगता है कि फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। वहां से स्टॉक फिर 300 से लेकर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 300 के आसपास है, और वो टूटते हैं तो 275 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सो अभी फिलहाल इनको 330 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। और हमें देखना होगा कि आज की क्लोजिंग अगर 400 के पास होती है तो फिर वहां से रिकवरी के जो चांसेस है इनके प्राइजेस तक पहुंचने तक बढ़ सकते हैं।
ठीक है, आज का सेशन काफ़ी अहम है क्यूपिड के लिए। 330 का एक स्टॉप लॉस आप बता रहे हैं, अगर वो टूटता है तो 275 पर भी जा सकता है, और अगर 400 के आसपास की एक क्लोजिंग देता है तो आगे जाकर अच्छी रिकवरी क्यूपिड में आपको नज़र आ सकती है। तो फिलहाल आप इस पर नज़र रखिए इन लेवल्स के साथ। आगे बढ़ते हैं और लाइव कॉलर मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाय मनोज, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? हाँ मैडम, मेरा भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। जी। मेरा 100 शेयर है एसबीआई का, ओके तो उसको क्या करना चाहिए? ओके, एसबीआई आपका नजरिया क्या है मनोज? उसको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके ओके, लक्ष्मीकांत जी, मनोज भुवनेश्वर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। एसबीआई के शेयर्स हैं इनके पास, 100 की क्वांटिटी है और 800 का खरीद प्राइस है। 21,000 से ज़्यादा का मुनाफा हो रहा है, क्योंकि आज एसबीआई का शेयर करीब 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 1011 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। अच्छा शेयर्स है और हाल फिलहाल में पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेज़ी भी नजर आई। क्या सलाह होगी मनोज को एसबीआई के शेयर पे? देखिए, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और पीएसयू में हमारा भी नजरिया बुलिश साइड का ही है, और हम आपके शो पे पहले से ही पीएसयू स्टॉक्स में तेजी की जो राय है वो देते हुए आए हैं। तो अभी भी फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी वही सेम एडवाइस रहेगा। स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा मैं 970 का। अभी फिलहाल स्टॉक अपनी अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, और अभी अगर मैं डेली और वीकली के चार्ट देख रहा हूँ, वहां पर ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बने हैं, तो ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नियर टर्म मुझे लगता है अगर 1020 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से 1050 और 1060 तक के भी रेंज हमें देखने को मिल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बिल्कुल, अच्छे लेवल्स आपको एसबीआई में आते हुए नजर आएंगे। एक एसएल भी आपको बता दिया है, उस एसएल का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और रिलायंस ने आज अच्छी तेज़ी के साथ 1611 रुपये का रिकॉर्ड हाई बनाया है। रिलायंस में तेज़ी की क्या वजह है, जानते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम से। जी अभिषेक, रिलायंस में इस तेज़ी के क्या बड़े कारण हैं? देखिए, शानदार तेजी रिलायंस और आज नए हाईस पर पहुंचा है। और आज जो नया हाई बना उसके पीछे की वजह यह है कि वेनेजुएला में जो अमेरिका ने युद्ध छेड़ा है, जो एयर स्ट्राइक किया है, और उसके बाद वहाँ की ऑयल जो इंफ्रा है उसको अपने कंट्रोल में लेने के संकेत दिए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ से जो सप्लाई बूस्ट होगी अगर वहाँ से, तो रिलायंस को भी उसका बेनिफिट होगा। रिलायंस का वहाँ की कंपनी है पेट्रोलियास डी वेनेजुएला, उसके साथ लॉन्ग टर्म का इनका अग्रीमेंट है। लेकिन जो सैंक्शंस लगाए गए थे वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका की ओर से, तो भारत ने भी तेल खरीदना वहाँ से काफ़ी कम कर दिया था। और अब मान लीजिए अगर तेल की खरीदारी वहां से बढ़ती है रिलायंस की, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पर होगी, तो ये फायदा होगा रिलायंस को। और उसी के चलते आज हमने देखा कि रिलायंस ने नया रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 4 सत्र की तेजी, और इस मतलब 2025 की बात करें तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप में बढ़त इसमें हुई है। और हम देख रहे हैं कि जो मार्केट कैप है बढ़ के 21.5 लाख करोड़ रुपए के ऊपर निकल गई रिलायंस की। द मोस्ट वैल्यूड फर्म है ये इंडिया की। और हमने देखा था कि मॉर्गन स्टैनली ने भी पिछले हफ्ते इस पर ओवरवेट की रेटिंग दी थी और 1847 रुपए का लक्ष्य दिया था। मॉर्गन स्टैनली ने यह कहा था कि अब 2026 में हर क्वार्टर में कोई ना कोई एक री रेटिंग का कैटलिस्ट होगा रिलायंस के लिए। और आज हम बढ़िया तेजी देख रहे हैं। अगर आप पिछले 1 साल की चाल की बात करें तो अपने बेंचमार्क निफ्टी को बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया रिलायंस ने। जहां निफ्टी में सिर्फ 11% के रिटर्न है, रिलायंस में लगभग 3 गुना 31% के रिटर्न इसने कमा के दिए हैं। तो वेनेजुएला से कहीं ना कहीं जो सस्ते क्रूड का जो रास्ता है वो रिलायंस के लिए खुल सकता है। और जेफरीज का मानना है कि वेनेजुएला से क्रूड एक्सपोर्ट जो बढ़ेगा रिलायंस को उसका बेनिफिट होगा। और $5 से $8 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर ब्रेंट के मुकाबले कंपनी को यह तेल मिल सकता है, और इसके चलते इनके जीआरएम्स यानी कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर हम बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट की बात करें, मॉर्गन स्टैनली की तो हमने बता दी, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं कि यूबीएस की बाई की रेटिंग है 1820 के टारगेट है, जेफरीज की बाई की रेटिंग है 1785 के टारगेट, जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट है, शेयर को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। तो यहां से आगे रिलायंस के लिए अब ट्रिगर क्या होने वाले हैं?
आप देखिए, एक तो ये है कि इनके जीआरएम्स में हम बढ़ोतरी देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मजबूत है, और अगर सस्ता तेल इनको मिलता है अगर वेनेजुएला से, तो उनके लिए एक प्रॉफिट की चीज होगी। बाकी रिलायंस जियो के आईपीओ पर नजर होगी। इस साल रिलायंस जियो का आईपीओ लेकर आएंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि आरपू कंपनी सुधारने पर फोकस कर रही है। टेलीकॉम टैरिफ में बढ़त हो सकती है। इसके अलावा न्यू एनर्जी कारोबार में क्या कमीशनिंग कंपनी करती है, इस पर भी नजर रहने वाली है। और रिटेल की जो ग्रोथ है वो लगातार दमदार है। O2C हो गया या फिर न्यू एनर्जी बिजनेस, ये सारे के सारे बिजनेसेस मजबूत दिखाई दे रहे हैं। शेयर की अगर हम चाल की बात करें तो आप देखिए कि महीने भर में करीब करीब 3.5% की तेजी है, लेकिन अक्टूबर से एक बढ़िया तेजी की शुरुआत हुई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 4-5 सत्र जो बीते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि लगभग 17.5% के आसपास का उछाल है। 6 महीने की बात करें तो 3.5% नेट आपको ऊपर दिखाई देगा, लेकिन एक साल में बेहतरीन रैली रिलायंस में, और 31% के उछाल के साथ अब ये नए शिखर पर जाके बाजार का बादशाह कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिलायंस पर ये पूरा अपडेट देने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, आपने अभी अभी सुना हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम में रिलायंस पर पूरा अपडेट दिया है और शानदार तेज़ी रिलायंस में नज़र आ रही थी। अब तक फिलहाल थोड़े से प्रेशर के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन रिकॉर्ड हाइस तो रिलायंस ने बनाया और अक्टूबर के बाद से ही अच्छा चल रहा है। काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस भी यहाँ पर बुलिश है, लेकिन आपका क्या नज़रिया है रिलायंस पर? जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में रिलायंस है, उन्हें क्या करना चाहिए और अच्छे लेवल्स यहां पर आगे आते हुए नजर आएंगे? आप किस तरह से वॉच कर रहे हैं रिलायंस को? रिलायंस एक हैवीवेट स्टॉक है और इसका अच्छा खासा वेटेज हमारे निफ्टी में भी है। इसका परफॉर्मेंस काफी अहम रखता है इस निफ्टी के पोर्टफोलियो के लिए भी। तो जिनके पास है तो उनको बने रहना चाहिए और ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। हालांकि आज के सत्र में एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है हायर लेवल्स पे, बट अभी भी जो सपोर्ट्स है वो इंटेक्ट है रिलायंस में। तो जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। बट अगर इंट्राडे के बेसिस की बात करें तो हाँ कि हमें लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर एक डिप हमें 1570 1580 तक देखने को मिल सकता है। बट जो मेजर सपोर्ट है वो अभी भी इंटेक्ट है। तो जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। तो हमें लगता है कि जब तक रिलायंस 1540 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक इसमें जो बुलिश सेंटीमेंट है वो बने रहेंगे और आने वाले सत्र में यहाँ पर अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर क्लोजिंग बेसिस पर 1600 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि वहां से फिर हमें और मजबूती देखने को मिलेगी। और जो नेक्स्ट लेवल है, जो उसके पिवट पॉइंट है, नेक्स्ट पिवट पॉइंट है, वो अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 1680 से लेकर 1700 जोन के आसपास। ठीक है, तो ओवरऑल बुलिश नज़रिया यहाँ पर रिलायंस के स्टॉक पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से हमारे पास सवाल आया है महावीर का। महावीर के पास देखिए ये जमशेदपुर से बात कर रहे हैं, उनके पास मजगांव डॉक के शेयर है, 39 की क्वांटिटी है और जो इनका खरीद प्राइस है वो 2460 का है। फिलहाल आज अच्छी तेज़ी है, 1.5% की तेज़ी के साथ 2534 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और अच्छा करीब 2700 रुपये से ज़्यादा का मुनाफा ये मजगांव डॉक में कमा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या सलाह होगी इन्हें? इन्होंने 3 महीने का नज़रिया दिया है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पूछना चाहते हैं। और एक बार सारे शिपिंग और डिफेंस स्टॉक पर भी अपनी राय रखिएगा क्योंकि बजट पास में है और हमने देखा है कि आमतौर पर ये अच्छे चलते हैं बजट के दौरान। तो क्या राय होगी आपकी मजगांव डॉक पर, उसके अलावा शिपिंग और डिफेंस सेक्टर पर? देखिए, सबसे पहले इनके शेयर मजगांव डॉक पर बात कर लेते हैं। हालांकि ट्रेंड जो था वो अभी कुछ दिनों पहले डाउन साइड था, बट लोअर लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिली है। 2300 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। बट जो मेजर ब्रेक थ्रू हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 2650 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें लगता है कि हालांकि एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड इस लेवल तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट जो मेजर ब्रेक थ्रू है वो 2650 के ऊपर ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां से अगर ये इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। वहां से स्टॉक फिर एक अपसाइड की रैली को रिज्यूम करता हुआ नजर आएगा। 2850 से 2900 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया इनका 3 महीने का नजरिया है, तो शॉर्ट टर्म रिबाउंड को मद्देनजर देखते हुए इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। 2300 के स्टॉप लॉस के साथ ये बने रह सकते हैं। अगर 2650 के लेवल टूटते हैं तो वहां से फिर हमें अच्छी खासी रैली इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम ओवरऑल डिफेंस स्पेस की बात करें
तो जो हमारा नजरिया है वो कुछ सेलेक्टेड स्पेस में पॉजिटिव ही है। हालांकि अगर मैं निफ्टी डिफेंस इंडेक्स को देख रहा हूं तो आज के सेशंस में एक ब्रेक थ्रू देखने को मिला है 7920 के ऊपर, और जिस तरीके से बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है तो वो यही दर्शाता है कि आने वाले समय में यहाँ पर तेजी बनी रह सकती है और 8300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हमारा व्यू बीएल में पॉजिटिव है और हमें लगता है कि अगर 420 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो वहां से हमें 450 के लेवल्स बीएल में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है बीडीएल। बीडीएल में आज हमें एक ब्रेक थ्रू देखने को मिला है, कप हैंडल का ब्रेकआउट आया हुआ है, तो हमें लगता है कि अगर ये 1580 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां से एक फर्दर ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद रहेगी और हमें 1700 के लेवल्स बीडीएल में देखने को मिल पाएंगे। सो ये दो स्टॉक हैं जो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एचएल में हमारा जो व्यू है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन से लेकर पॉजिटिव तक का देखने को आ रहा है, क्योंकि जो हर्डल है वो अभी भी बना हुआ है। अगर 4600 के लेवल्स एचएल में टूटते हैं तो फिर वहां से फिर अपसाइड के मूव एचएल में भी देखने को मिलेंगे और 4900 से लेकर 4920 के लेवल्स एचएल में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो तीन स्टॉक हैं एचएल, बीडीएल और बीएल, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ये स्टॉक ट्रेड होते हुए आने वाले समय में देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, काफ़ी अच्छा आपने मज़गांव डॉक पर भी राय दी है। सबसे पहले आपको 2650 तक के एक लेवल अहम होने वाला है, 2300 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और इस पे आप शॉर्ट टर्म के लिए बने रह सकते हैं। साथ ही डिफेंस सेक्टर पर भी एक बुलिश नज़रिया लक्ष्मीकांत जी ने दिया है। यहाँ पर बीईएल और इसके साथ ही एचएएल और भारत डायनामिक्स में पॉजिटिव आउटलुक है, अच्छे लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। डिफेंस सेक्टर के पसंदीदा स्टॉक्स आपको बता दिए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर से एक सेकंड एडिशन लेकर आएंगे आपके लिए योर स्टॉक्स का। नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। चलिए तैयार हो जाइए और अपने सवाल हमें भेजना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से आपका शो है जहां हम आपके सवाल लेते हैं और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देते हैं और आगे के लिए आपको राय भी देते हैं। आपको बता देते हैं सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा। तो देखिए, बेहद आसान तरीका है। लगातार एक नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर फ़ोन करिए, SMS करिए, व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और साथ हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइव जा रहे हैं, तो वहां जाकर आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और बाजार के साथ ही सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखिए, आज एक रेंज बाउंड दायरे में हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल सिर्फ 6 अंकों की तेजी है, तो उससे पहले थोड़ा फ्लैट नजर आ रहा था। 26,300 के ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी गिरावट है और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ 90 अंकों से ज़्यादा की तेजी है। 60,240 के ऊपर स्तर पर ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी गेनर की बात करें तो बीईएल आज टॉप पर बना हुआ है 3% की तेजी के साथ। नेस्ले में देखिए 2.5% से ज़्यादा की तेजी है। आयशर मोटर्स में 1.5% से ज़्यादा की तेजी। एशियन पेंट्स में भी आप देख सकते हैं 1.5% से ज़्यादा की तेजी है और एक्सिस बैंक भी यहां पर 1.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी लूजर्स भी एक बार देख सकते हैं। आईटी शेयरों पर थोड़ा सा दबाव है, जिसके चलते इन्फोसिस यहां पर निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। 2% से ज्यादा की गिरावट आप निफ्टी इन्फोसिस में देख सकते हैं। HCL टेक करीब यहां पर भी 2% के आसपास की गिरावट नजर आ रही है। HDFC बैंक में भी 2% से आसपास की गिरावट देख सकते हैं। विप्रो और ONGC में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। एक बार मार्केट ब्रेड देखें तो इस वक्त 1265 शेयर यहां पर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं 1605 का आंकड़ा डिक्लाइन का यहां पर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आज आईटी सेक्टर पर थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है। राजेश जी, बाजार की चाल को इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं और जिस तरह से यूएस वेनेजुएला के बीच टेंशन बढ़ा है, क्या उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट यहां पर आईटी और ऑयल एंड गैस शेयरों पर नजर आ रहा है? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए,
मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट आज मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। ये मेनली ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जैसे आपने हाईलाइट किया। बट ओवरऑल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडरटोन बन रहा है। फ्राइडे के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा था, एंड जिस तरीके का फॉर्मेशन है हम एक्सपेक्ट करें निफ्टी जो है इस हफ्ते पॉसिबली 26,500 26,600 के जो जोन है वो रिटेस्ट वो चेक कर सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव रखिए। फ्राइडे के दिन जो जहाँ पे ब्रेकआउट आया था 26,200 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। तो ये जो भी कंसोलिडेशन चल रहा है या अगर कोई डिप भी आता है 26,200 के आसपास, तो उसको एक बाय की रणनीति के साथ चलिए 26,500 26,600 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। ठीक है, इंडेक्स पर राय आपने दी है और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। हाय अमित, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? पंचकुला से बात कर रहा हूँ मैम मैं जी। और मेरे पास क्रिसिल हैं 500 एट द रेट ऑफ 5200। ओके। I just want to know कि for the next 5 years where do you see it going from here? ठीक है, राजेश जी हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं लाइव कॉलर, और इनके पास क्रिसिल के शेयर है, क्वांटिटी 500 है और इनका जो बाइंग प्राइस है 5,200 है। इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे ये कारोबार कर रहा है। 4,440 के लेवल पर इस वक्त क्रिसिल कारोबार कर रहा है, जिसकी वजह से 38,000 से ज़्यादा का नुकसान ये यहाँ पर झेल रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, 3 लाख से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त इन्हें हो रहा है। क्रिसिल पर ये लॉन्ग टर्म के लिए व्यू चाहते हैं, अगले 5 साल में क्या करना चाहिए? ये क्रिसिल में बने रहे या फिर इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो इसे छोड़कर किसी और शेयर में स्विच कर लेना चाहिए? जी देखिए, अगर आप इसके लॉन्ग हमारे जो व्यूअर है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एंड अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर आप देखें वीकली चार्ट, तो अगर आप 2024 से देखें तो स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड करा, जहाँ पे 4400 के आसपास जो है सपोर्ट के जैसा दिखाई दे रहा है, एंड ऑन द हाई साइड 6000 एक रेजिस्टेंस है। अभी अगर आप लास्ट वीक का अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो एग्जैक्टली इसी सपोर्ट के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, और 200 वीकली मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। वहाँ पे एनगल्फिंग बन के एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है 5100 के लेवल्स देखने को मिल सकता है, एंड उससे क्रॉस करने के बाद पॉसिबली स्टॉक जो है 6000 लेवल्स तक जा सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए बायस पॉजिटिव है और रखिए। 5 साल के नजरिए से अगर आप देखें तो 6000 पहला एक टारगेट है, एंड 6000 क्रॉस करने के बाद स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 7200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल सपोर्ट पे है, होल्ड रखने की सलाह दूंगा। 4000 के आसपास के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। पहला लक्ष्य होगा 5200 का, एंड उसे क्रॉस करने के बाद 6000 के भी लक्ष्य जो है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्रिसिल को आप होल्ड करके चलिए, आगे जाकर अच्छे लेवल्स आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है वो हमें यूट्यूब से मिला है। कृष्णा ने हमारे लिए सवाल भेजा है। रेमंड के शेयर्स इनके पास 500 की क्वांटिटी में है और 587 इनका खरीद प्राइस है। फिलहाल इन्हें 77,000 से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है, क्योंकि शेयर काफ़ी नीचे आ गया इनके खरीद भाव से। इन्होंने 587 पे खरीदा था और आज 431 के लेवल पर कारोबार कर रहा है 1% की गिरावट के साथ। पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर 38% से ज़्यादा ये टूट चुका है रेमंड। क्या करना चाहिए इन्हें राजेश जी रेमंड में? जी, अभी फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये भी अगर आप स्टॉक देखें तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। लास्ट ईयर का जो लो था अराउंड 415 का, तो कहीं ना कहीं वहीं पे ट्रेड कर रहा है, एंड लास्ट वीक कहीं ना कहीं लोअर लेवल से जो है हमें बाइंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड रखने की सलाह दूंगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप आउट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो मैं सलाह दूंगा कि एग्जिट कीजिए हायर लेवल्स पे। 490 500 आता है तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करा, एक बाउंस डेफिनेटली एक्सपेक्ट करा, बट 490 500 के जोन में आता है तो वहाँ पे पोजीशंस को थोड़ा सा लाइट कीजिए। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस जो है उस पर हमारे व्यू काफी पॉजिटिव है। हम एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ पे काफी अच्छा जो है अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है,
रेमंड पर सलाह, साथ ही बैंकिंग और एनबीएफसी पर आप नज़र रखिए। यहाँ पर व्यू पॉजिटिव आगे के लिए होगा। चलिए अगला सवाल भी हमारे पास यूट्यूब से आ रहा है। कल्लू प्रजापति का हमारे पास सवाल है, ग्वालियर से बात कर रहे हैं। इनके पास टाटा मोटर्स पीवी के 100 शेयर है और 447 इनका खरीद प्राइस है। फिलहाल देखिए यहाँ पर हल्की फुल्की तेजी है, 372 के लेवल पर टाटा मोटर्स पीवी कारोबार कर रहा है और इनका जो खरीद प्राइस है थोड़ा सा ऊपर है 447 का और 372 पे शेयर कारोबार कर रहा है, जिसके चलते 7,000 से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें टाटा मोटर्स पीवी में? कोई नज़रिया तो इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के पर्सपेक्टिव से राय दीजिएगा। जी देखिए, ऑटो स्पेस एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में रहा है, बट इस स्पेस से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो है एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट फिलहाल अभी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे डेफिनेटली ट्रेड कर रहा है। एंड लास्ट 2-3 वीक से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में जो है लोअर लेवल से डेफिनेटली बाइंग है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगा। इनफैक्ट अगर थोड़ा बहुत डिप आता है अराउंड 350 के जोन के आसपास, तो वहाँ पे एवरेज करने की सलाह दूंगा। स्टॉक बाउंस में वापस 425-450 लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। एंड जैसे 450 क्रॉस होता है तो इसमें एक मेजर ब्रेकआउट और जो अभी फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें से एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मैं लोअर लेवल्स पे ऐड करने की सलाह दूंगा। ऊपर में 420-425 के लेवल जो है बाउंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड करके रखिए, 420-425 तक के लेवल्स आपको टाटा मोटर्स पीवी में आते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खबर ले लेते हैं। बजट करीब है, ऐसे में सरकार का फोकस पावर सेक्टर पर बढ़ता जा रहा है। सरकार पावर सेक्टर में बड़े सुधारों की तैयारी कर रही है। पूरी एक्सक्लूसिव खबर लेकर इस वक्त हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी मौजूद है। जी प्रकाश, बताएं क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? देखिए, पावर सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस महीने नेक्स्ट जनरेशन पावर सेक्टर रिफॉर्म पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दरअसल 22 और 23 जनवरी को यह बैठक होने जा रही है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के मसले पर चर्चा होगी, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और जो प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय ने तैयार किया है उस पर राज्यों के साथ सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि ये जो बैठक है वो प्रधानमंत्री की बैठक के बाद हो रही है, क्योंकि दिसंबर में प्रधानमंत्री ने पावर मिनिस्ट्री के परफॉर्मेंस के ऊपर एक रिव्यू बैठक की थी और उस बैठक के बाद राज्यों के साथ ये बैठक की जा रही है ताकि जो रिफॉर्म मेजर्स हैं उसको आगे बढ़ाया जाए और उस पर आम सहमति तैयार की जाए। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और जो फोकस रहने वाला है वो डिस्कॉम रिफॉर्म्स के ऊपर रहने वाला है, जिसमें सूत्र हमें बता रहे हैं कि डिस्कॉम्स प्राइवेटाइजेशन और फ्रेंचाइज मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक फाइनेंशियल पैकेज पर ऊर्जा मंत्रालय काम कर रहा है। लिहाजा इस पर राज्यों के साथ आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा डिस्कॉम्स की लिस्टिंग भी एक इम्पोर्टेंट एजेंडा है जिस पर कि आगे चर्चा की जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय पहले भी राज्यों के साथ इस मसले पर टच में है, बार बार उनको उस बात को लेकर प्रोत्साहित कर रही है कि एक्सचेंजेस पर डिस्कॉम्स की लिस्टिंग कराई जाए ताकि उनके परफॉर्मेंस में सुधार आए, गवर्नेंस में सुधार आए। लिहाजा आगे की क्या रणनीति है, डिस्कॉम्स ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, राज्यों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इस मसले पर भी चर्चा होगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जहां तक ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का सवाल है, इसमें जरूरी बदलाव किए गए हैं स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद और उसके बाद इसे फिर से पब्लिक डोमेन में डाला गया है ताकि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन आए। लिहाजा इस पर भी राज्यों के साथ आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि बजट सेशन में इसको टेबल किया जाए और इसे आसानी से पास करा लिया जाए। शुक्रिया प्रकाश आपका इस पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट है राजेश जी, उनसे भी राय ले लेते हैं। राजेश जी, अभी अभी आपने सुना हमारे सहयोगी प्रकाश ने एक लिंक दी और यहाँ पर देखिए पावर सेक्टर में सरकार अब बड़े सुधारों की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। राज्यों के साथ एक अहम बैठक होगी और आगे जाकर इस पर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। आपको क्या लगता है, पावर सेक्टर में बजट भी पास आ रहा है, क्या कोई पसंदीदा पिक्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है? ओवरऑल एक नज़रिया दीजिएगा पावर सेक्टर पर, साथ ही कोई अगर अच्छे पिक्स यहाँ पर दिख रही है आपको तो वो भी बताइएगा। जी
डेफिनेटली लास्ट वीक हमने देखा था कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग जो है पावर सेक्टर में देखने को मिला था एंड बहुत ही अच्छा वीकली फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसमें मुझे दो काउंटर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पहला है एनटीपीसी स्ट्रॉन्ग मूव आया है 320 से 350 के लेवल्स तक एंड वीकली अगर चार्ट देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट जो है हमें देखने को मिला है। तो कोई भी डिप आता है ब्रेकआउट के आसपास अराउंड 345 के आसपास तो वहाँ बाई करने की रणनीति रखनी चाहिए। पोजिशनली स्टॉक जो है यहाँ से 365 से 370 के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट टॉरेंट पावर का भी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है लोअर लेवल से एंड इसमें भी एक चैनल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है 1520 से 1550 के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। टाटा पावर अगर आप देखें तो अभी भी फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में है। यहाँ पे 400 के लेवल्स काफ़ी क्रूशल होंगे। उसे क्रॉस करने के बाद पॉसिबली इस स्टॉक में भी एक मोमेंटम आ सकता है जहाँ पे 425 टू 430 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो ये तीन काउंटर्स हमारे रडार पे है एंड इनमें हमें एक आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक आउटलुक आपने दिया, साथ ही टोरेंट, टाटा पावर और तमाम 3 स्टॉक्स आपने बताया है पावर सेक्टर और इस काउंटर से जहां पर आप बुलिश हो रहे हैं। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवालों को फिर से शो में शामिल करेंगे। वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप और हमारे मार्केट एक्सपर्ट राजेश भोसले जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए अगला सवाल शो में शामिल करते हैं और ये जो सवाल है ये यूट्यूब से हमारे पास आया है। राजीव जैन यहाँ पर दिल्ली से हमें सवाल भेजे हैं। IIFL फाइनेंस के शेयर्स है इनके पास, 100 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 644 के भाव पर इन्होंने खरीद के रखा है। IIFL फाइनेंस को आज देखें तो इनके खरीद भाव पर ही कारोबार कर रहा है। 643 के लेवल पर फिलहाल कारोबार करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने की बात करें तो पिछले 1 महीने के ऊपरी स्तर पर ये जाता हुआ दिख रहा है। राजेश जी को क्या राय होगी? IIFL फाइनेंस के 100 शेयर इनके पास है और 644 का इनका खरीद प्राइस है। क्या करना चाहिए? ये शॉर्ट टर्म का नजरिया यहाँ से चाहते हैं। जी डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है जहाँ पे हर डिप पे बाइंग देखने को मिल रही है। अभी क्रूशल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 650 जो है इसका 2023 का भी एक स्विंग आई है। 650 अगर क्रॉस करता है ऊपर में तो पॉसिबली अगर पोजिशनली अगर आप व्यू रखें 6 महीने के हिसाब से तो 750 के भी टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव है, ब्रेकआउट के वर्ज पे है और ऐसे ऑलरेडी एक प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट सपोर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए 750 के टारगेट्स के लिए। होल्ड करके रखिए 750 रुपये के टारगेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ है आज JM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जी। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है योर स्टॉक्स में। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या रहेगी? जी गुड आफ्टरनून। तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए स्टॉक चुना है। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर में आप देखें तो रिसेंटली अच्छा प्राइस मोमेंटम कैचअप रहा है और 385 के लेवल पे हमने पिछले ट्रेडिंग सत्र में एक पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था, जिसके चलते प्राइस एक्सपेक्टेशन 410 के ऊपर है जनवरी मंथ के लिए। तो रणनीति बनानी है कि आपको जनवरी सीरीज की 400 की कॉल करंट मार्केट प्राइस पे बाय करनी है और इस पे आपको टारगेट 1 बना के चलना है 7 और टारगेट 2 9। इस ट्रेड पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1 का। तो लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पेंशियल इस स्ट्रेटेजी का बनेगा 8,500 रुपए का और रिस्क या स्टॉप लॉस आप बना के चले 4,200 रुपए का। ठीक है, पावर काउंटर से टाटा पावर पर आप रणनीति बना सकते हैं। 400 रुपये की कॉल खरीदनी है, करीब 4 रुपये के आसपास की प्रीमियम पर
पहला लक्ष्य 7 रुपये और दूसरा लक्ष्य 9 रुपये का दिया है। एक एसएल लगाना है 1 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 8,500 तक का यहाँ पर रहेगा और अधिकतम नुकसान अगर होता है तो 4,200 तक का यहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। चलिए ऑप्शन की कॉल के साथ सेबी का एक डिस्क्लोजर भी आपको दे देते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए तक का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शंस के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो कोई भी कॉल लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नायका पर नजर डाल लेते। देखिए नायका के शेयर में आज शानदार तेजी नजर आ रही है। कंपनी ने अपने Q3 के बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। बताने के लिए स्नेही हमारे साथ जुड़ गई है। जी स्नेही, बताइए कंपनी के जो बिजनेस अपडेट आए हैं किस तरह के रहे हैं? जी बिल्कुल, नायका के तीसरी तिमाही के अपडेट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट रिलीज़ किया है कंपनी ने। ओवरऑल उनका जो कंसोलिडेटेड ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है और नेट सेल्स वैल्यू है वहाँ पर ग्रोथ लेट 20s में आने की अपेक्षा है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है यहाँ पर। कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो अपर एंड ऑफ मिड 20s में उन्होंने गाइड किया है। ये स्लाइटली बेटर है जो मिड 20s का गाइडेंस वो आप अब तक देते आ रहे हैं, उसके बदले उन्होंने अपर एंड ऑफ मिड 20s कहा है, तो हल्की सी पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ब्यूटी सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। जो नेट सेल्स वैल्यू का जो फिगर है वो कहते हैं कि लेट 20s में इनका ग्रोथ आएगा, जो कि पिछले 6 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट है, तो वेरी पॉजिटिव ये मैट्रिक देखने के लिए। हाउस ऑफ नायका और पिंक फ्राइडे सेल दोनों ही सेगमेंट्स ने काफ़ी अच्छा किया है, और जो थैंक्सगिविंग वीकेंड था फिलहाल जहाँ पे हमने ब्लैक फ्राइडे सेल, साइबर मंडे देखा था, उस वीकेंड पे नायका ने अपना पिंक फ्राइडे सेल लॉन्च किया था और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। उन्होंने ब्यूटी सेगमेंट में काफ़ी अच्छे कस्टमर एक्विजिशन भी देखे हैं, काफ़ी अच्छा मूव वहाँ पर भी। नेट रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो अपर एंड ऑफ लेट 20s में बता रहे हैं। ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट है 27%, तो ये ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट से बिल्कुल बराबर है। फैशन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। जो उनका नेट सेल्स वैल्यू ग्रोथ है वहाँ पर हम मिड 20s की उम्मीद देख रहे हैं। नेट रेवेन्यू ग्रोथ लेट टीन्स की उम्मीद रख रहे हैं। अब यहाँ पर अपना ध्यान बनाए रखेगा क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 21% पर आया था, जो कि लोअर 20s था, पर अब फिलहाल वो बात करें कि लेट टीन्स पर आएगा, तो हल्का सा मॉडरेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि नेट रेवेन्यू नेट सेल्स वैल्यू से नीचे आएगा। ये जो ग्रोथ मेट्रिक है नेट सेल्स वैल्यू से कम रहेगा, क्योंकि कंटेंट और मार्केटिंग इनकम में थोड़ी सी गिरावट है और ऑनगोइंग चैनल ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है फैशन सेगमेंट में। अब फैशन सेगमेंट इसके लिए भी देखना ज़रूरी है कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर क्या आता है, क्योंकि कई क्वार्टर्स में ये प्रॉफिटेबल है, कई में उन्होंने ग्लॉस भी इंकर किया है, तो काफ़ी फ्लैट लाइन पर रहती है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम ओवरऑल इनका बिजनेस अपडेट देखें तो काफ़ी पॉजिटिव अपडेट आया है नायका की तरफ से। शुक्रिया स्नेही आपका इस पूरे जानकारी के लिए। चलिए राजेश जी से भी एक राय ले लेते हैं नायका पर। आज के सेशन की बात करें तो शानदार तेज़ी, करीब 2% के आसपास की तेज़ी के साथ 269 के लेवल पर नायका कारोबार कर रहा है। राजेश जी, पिछले 1 साल में बहुत बढ़िया ये स्टॉक चला है, पिछले 6 महीनों में भी 33% से ज़्यादा, और 1 साल की बात करें तो करीब 58% तक के रिटर्न यहाँ पर नायका ने दिए हैं। क्या लगता है आपको? मजबूत बिजनेस अपडेट यहाँ पर दिया है। ब्यूटी सेगमेंट आए 6 तिमाहियों के ऊपरी स्तर पर चली गई है। अगर किसी के पोर्टफोलियो में नायका है तो उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए, और किसी को अगर नई खरीदारी करनी है तो क्या इन लेवल्स पर खरीद सकते हैं? जी देखिए, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम जो है काउंटर में दिखाई दे रहा है, एंड जिनके पास ऑलरेडी है होल्ड रखिए, एंड जिनको ऐड करना मैं थोड़ा सा कहूँगा कि थोड़ा सा एक कंडीशनल बाय होगा। एक तो डिप पे बाय कीजिए अराउंड 260 के जोन में, या फिर ऊपर में 272 का रेंज ब्रेकआउट आता है तो बाय कीजिए। लास्ट मंथ भी अराउंड 272 के आसपास था, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो फ्रेश मोमेंटम के लिए 272 क्रॉस करने दीजिए। उसे क्रॉस करने के बाद पॉसिबली स्टॉक जो है 290 295 के लेवल जो है देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक तो डिप में बाय कीजिए 260 के आसपास, या फिर फ्रेश मोमेंटम के लिए अबाउट 272 बाय कीजिए। अच्छा मोमेंटम नायका में दिख रहा है, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर बना के चलिए। 260 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ से आप खरीद के रख सकते हैं, और जिनके पास है फिलहाल होल्ड करके रखिए। नायका अच्छे लेवल्स दिखाएगा। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए, उनके सारे सवालों के जवाब देने के लिए शुक्रिया।
इसी के साथ योर स्टॉक्स में इतना ही। आप कहीं मत जाइए, अगला शो आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट।